Hello, today we are discussing about theories of retail management. ये theories of retail management की जब हम बात करते हैं तो first thing comes into the mind, why this theoretical perspective? हमें इस theoretical perspective की जरूरत क्यों है या theories की जरूरत क्यों है? वैसे तो retail management के बारे में अगर theories की बात करें तो इसके बारे में कहा जा सकता है, no single theory can be universally applicable or acceptable. The application of each theory varies from market to market depending upon the level of maturity and the socio-economic condition in the market. सिंपली क्या कहा जा रहा है कि कोई थ्योरी जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकती, हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती. इनकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है मार्केट टू मार्केट कंडीशंस क्या है, उस मार्केट के अंदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है. फॉर लेट अस से एग्जांपल लेके चलते हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस का. किसी सोसाइटी के अंदर जो है पॉवर्टी ज़्यादा है तो वहाँ अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचने जाओगे तो लग्जरी प्रोडक्ट्स की वहाँ सेल जो है बहुत कम होगी, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ लग्जरी प्रोडक्ट्स के खरीदार ही नहीं मिलेगा. तो इसी वजह से कहा गया कि ये जो थ्योरीज हैं ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होंगी. ये थ्योरी डिपेंड करेंगी अदर फैक्टर्स पर, जैसे मार्केट कंडीशंस क्या है, लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करेगी. और जो रिटेल सिनेरियो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम. ये क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. देन बॉर्डर्स, फेलिंग बॉर्डर्स, क्या बताया गया कि आजकल बॉर्डरलेस कंट्रीज हैं. बॉर्डरलेस कंट्रीज क्यों बोला गया? आप अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हो. ये जो बॉर्डरलेस कंट्रीज है इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेलिंग, नॉट एज इन फिजिकल बाउंड्रीज. हम फिजिकल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए एंटरप्रेन्योर्स आते रहते हैं, तो इस वजह से जो रिटेल सिनेरियो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसी से जो है ग्रोथ होती है रिटेल मार्केट के अंदर. नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, वो भी इसके कॉन्टिन्यूस चेंजिंग मैनर की वजह से. थ्योरीज की बात करें तो रिटेल मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं उनको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट इज एनवायरमेंटल थ्योरी. एनवायरमेंटल थ्योरी, इन तीनों को हम अगली आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. एनवायरमेंटल थ्योरी क्या कहती है? वेयर चेंज इन रिटेल इज एट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन द एनवायरमेंट इन विच रिटेलर ऑपरेट्स. इट सिंपली सेज के जिस एनवायरमेंट के अंदर रिटेलर ऑपरेट कर रहा है उसकी वजह से जो एनवायरमेंट उसको चेंज करने पड़ रहे हैं अपने आसपास, उसी को एनवायरमेंटल थ्योरी बताया गया. रिटेलर के आसपास जिस एनवायरमेंट में वो ऑपरेट कर रहा है उसकी वजह से जो रिटेलर के बिजनेस पर इफेक्ट आ रहा है वो चेंज इन रिटेल है. देन दैट नेक्स्ट इज साइक्लिकल थ्योरी. साइक्लिकल थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ एक पैटर्न होगा, एक फेज होगा जिसके अंदर कुछ फाइनाइट, कुछ जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. मतलब कि एक पैटर्न के हिसाब से ही जो है काम चलेगा, चलता रहेगा. तो इसकी दो थ्योरीज हैं, व्हील ऑफ रिटेलिंग एंड अकॉर्डियन थ्योरी. इनको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्चुअल थ्योरी. कॉन्फ्लिक्चुअल थ्योरी क्या कहती है कि दो अपोजिट टाइप्स ऑफ रिटेलर है, उनके बीच किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा या कॉम्पिटिशन होगा जिसकी वजह से एक नया फॉर्मेट डेवलप होगा. दैट इज कॉन्फ्लिक्चुअल थ्योरी. तो आगे चलते हैं. जो एनवायरमेंटल थ्योरी है, ये एनवायरमेंटल थ्योरी किस चीज से निकली है? ये एनवायरमेंट से निकली है. डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने क्या एक फ्रेज दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के सर्वाइव वो ही कर सकता है जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे फिट होगा. तो रिटेल के अंदर भी सेम चीज अप्लाई होती है. रिटेल इंस्टीट्यूशंस और आर economic entities and retailers confront on environment which is made of customer, competitors and changing technology. रिटेल इंस्टीट्यूशंस क्या है? ये ऐसे इकोनॉमिक एंटिटीज हैं जो किन चीजों से मिलकर बने हैं? कॉम्पिटिटर, कस्टमर और चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इनसे मिलकर ये बने हैं. किसी भी रिटेल एंटरप्राइजेस का बर्थ, सक्सेस, डिक्लाइन जो है वो उसके अलग अलग फॉर्म है, और जो बिजनेस एट्रीब्यूट के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग टाइम पर, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग टाइम पर. Those retail institutes that are keenly aware of their operating environment and which react without delay gain from change.
ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अपने एनवायरनमेंट को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, अवेयर हैं उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, तो उनको चेंजेस से फायदा होता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोविड-19 की वजह से जब इंडियन गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन अनाउंस किया, तो बहुत सारे बिजनेसेस के सामने सरवाइव करने का क्वेश्चन था। तो ऐसे में गारमेंट इंडस्ट्री ने क्या किया, गारमेंट इंडस्ट्री ने मास्क की रिक्वायरमेंट थी तो मास्क मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। जो पहले शर्ट्स बना रहे थे, ट्राउजर्स बना रहे थे, जीन्स बना रहे थे, उन कंपनीज ने क्या किया कि मास्क बनाना भी शुरू कर दिया, मास्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने एनवायरनमेंट देखा कि अब आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है, आज क्या एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से उन्होंने विदाउट डिले रिएक्ट किया और उसके बाद उनको फायदा भी हुआ। उस मास्क प्रोडक्शन से उनको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हुए। तो सिंपली ये क्या कहती है, डार्विनियन अप्रोच फॉलो करती है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो रिटेलर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन, लीगल चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, उनके हिसाब से चेंज करते हैं अपने आप को, दे आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। इसी एबिलिटी टू अडेप्ट को कहा गया है, दे कैन सक्सेसफुली चेंज देयर बिजनेस, दे कैन सक्सेसफुली मैनेज देयर बिजनेस। साइक्लिकल थ्योरी आती है। साइक्लिकल थ्योरी एक साइकिल की बात करती है। साइकिल बिजनेस के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके अंदर साइकिल आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कूलर की सेल गर्मी में ही होगी, या एसी की सेल गर्मी में ही होगी, या हीटर की सेल सर्दी में ही होगी, तो इनके साइकिल आते हैं। तो उसी साइकिल के हिसाब से जो थ्योरी बनी है, पहली थ्योरी व्हील ऑफ रिटेलिंग है, दूसरी अकॉर्डियन थ्योरी है। व्हील ऑफ रिटेलिंग पहली थ्योरी आती है। व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है मैकनेर ने 1958 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने, एक रिटेलर जो है वो 3 साइकिल में काम करता है। 3 साइकिल में कैसे, जब रिटेलर मार्केट के अंदर एंटर करता है, व्हेन रिटेलर एंटर्स बाय मार्केट एंटर्स इनटू द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर। जैसे सबसे पहले वो क्या करना शुरू करेगा, लो प्राइसेस पर सर्विसेज ऑफर करना शुरू करेगा ताकि वो दूसरे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। उसकी सर्विसेज भी जो हैं लो ही होंगी। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट फेज आएगा, ही विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग हिज मार्केट, एक्सपेंसिव मर्चेंडाइज लेके आएगा अपने पास, अपने ट्रेडिंग करेगा अपनी सर्विसेज की, और जगह पर कन्वीनियंट लोकेशंस पर अपने स्टोर्स को खोलना चाहेगा। इससे क्या होगी, उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, उसके मर्चेंडाइज के प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे, और इसी से क्या है, नए लो प्राइस रिटेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी शुरू होंगी कि वो मार्केट के अंदर एंटर कर पाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन हो सकते हैं, वो डिस्काउंट स्टोर हो सकते हैं, कैटेगरी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। फाइनली जब दोनों फेज हो जाएंगे, नेक्स्ट तीसरा फेज आएगा। उस फेज के अंदर क्या है, उसकी रिटेलर की कॉस्ट हाई होनी शुरू हो जाएगी। ही विल बिकम वनरेबल टू द न्यू एंट्रेंट्स, और इसी वजह से जो है उसका बिजनेस ठप होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। वो चेंजेस जो है, इनएबिलिटी टू अडैप्ट, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये एक थ्योरी दी थी उन्होंने। इसमें एक उन्होंने साथ में क्या कहा था, सम रिटेलर्स डोंट बिगिन एज लो प्राइस लो सर्विस एंट्रेंट्स। कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो बिना लो प्राइस लो सर्विस एंट्रेंट के तौर पर आते हैं, जैसे अपस्केल फैशन स्पेशलिटी स्टोर, जैसे जो फैशन स्पेशलाइज्ड है, जैसे लुइस विटॉन ने अपना शोरूम खोल लिया है, अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला, तो उनके पास आपको अच्छे ब्रांडेड लुइस विटॉन के ही बैग्स मिल रहे हैं, या लुइस विटॉन के ही कपड़े मिल रहे हैं, तो वो स्पेशलिटी स्टोर है, वो लो प्राइसेस में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया अगली स्लाइड में। ये 3 साइकिल बताया गया है। ये एंट्री फेज है जहां पर रिटेलर एंट्री करता है मार्केट के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, उसके पास ये विल हैव लो स्टेटस इनटू द मार्केट। उसकी ऑफरिंग्स जो है, प्राइसिंग जो है वो बहुत लो रखेगा अपनी। सर्विसेज भी उसके पास मिनिमम होंगी, कम सर्विसेज के साथ जो है वो काम करेगा, ज्यादा सर्विसेज देने में बिलीव नहीं करेगा। एंड ही विल ऑफर इकोनॉमिकल प्रेमिसेस। इकोनॉमिकल प्रेमिसेस क्या है, वो कोई बहुत ज्यादा महंगी जगह पर जो है किराए पर अगर उसे अपनी शॉप लेनी है, रेंट पर लेनी है, तो रेंट पर शॉप नहीं लेगा, इकोनॉमिकल सर्विस प्रेमिसेस लेगा। सर्विसेज भी जो है उसके पास लिमिटेड होंगी, लिमिटेड ही ऑफरिंग करेगा, प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है। तो ये जो फेज है ये एंट्री फेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है ट्रेडिंग अप फेज।
ये ट्रेडिशनल रिटेलर से जो बोल सकते हैं, इसके मुकाबले एडवांस फैसिलिटीज होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ स्पेशल सर्विसेज ऑफर करना शुरू करेगा, एसेंशियल और एक्सोटिक में उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को बांटा जा सकता है, कि लोकेशन को भी चेंज करेगा, यहाँ इकोनॉमिकल प्रेमिसेस था, यहाँ हाई रेंट लोकेशन लेने की कोशिश करेगा, अच्छी जगह पर लोकेशन लेगा। ही विल बी ओरिएंटेशन अवार्ड टुवर्ड्स क्लोथिंग, अच्छे कपड़े, स्टाफ को अच्छे कपड़े पहनाना, खुद अच्छे कपड़े पहनना, उसके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मोर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग, अपने प्रोडक्ट कैटेलॉग को बढ़ाना चाहेगा। तो ये सेकंड फेज है, ट्रेडिंग अप फेज। पहला फेज था एंट्री फेज, एंट्री फेज से दूसरे फेज में एंटर हुए ट्रेडिंग अप फेज। तीसरा फेज आता है वनरेबिलिटी फेज, इसको जैसे इसमें मैच्योर हो जाएगा रिटेलर, स्टैटिक हो जाएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं चाहेगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा, जो इतने साल से काम करता रहा उसी ढर्रे पर चलेगा। डिक्लाइनिंग ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसका यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर वनरेबिलिटी फेज के बाद अगेन ही विल गोज बैक टू दी बेसिक्स, एंट्री फेज। तो दिस साइकिल गोज ऑन। ये जो है मैकनेर ने 1958 में थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को टैकल किया होलेंडर ने। होलेंडर ने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को बोला अकॉर्डियन थ्योरी। होलेंडर ने अकॉर्डियन थ्योरी से क्यों बोला, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओपेरा में, उसमें अकॉर्ड जो प्लेयर होते हैं वो अपने आप को डायनेमिकली शिफ्ट करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इसको अकॉर्डियन थ्योरी उन्होंने नाम दिया। अकॉर्डियन थ्योरी में क्या कहा, शुरुआत में जब कोई बेचने आता है प्रोडक्ट, जैसे रूरल मार्केट से उन्होंने इसको कंपेयर किया कि रूरल मार्केट के अंदर रिटेलर क्या करता है, वो एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी चीजें बेचता है, शूज बेच रहा है, कॉस्मेटिक ऑफर कर रहा है, प्रोडक्ट क्लोथिंग ऑफर कर रहा है, मेडिसिन ऑफर कर रहा है, फूड्स ऑफर कर रहा है, बट उसकी असॉर्टमेंट वो है बहुत शैलो होगी, कस्टमर के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होंगी, कॉस्मेटिक की गिनी चुनी आइटम होंगी, शूज के गिने चुने पेयर्स होंगे। तो ही विल स्टार्ट विद एज ए जर्नल स्टोर। वो जर्नल स्टोर के तौर पर स्टार्ट करेंगे। ये कोई भी जर्नल स्टोर हो सकता है जो आपके नेबरहुड लोकेलिटीज में स्टोर्स हैं। दे विल स्लोली स्विच टू दी स्पेशल स्टोर, गिफ्ट्स आइटम होंगी, रेस्टोरेंट हो जाएंगे, रेस्टोरेंट में थाई फूड के लिए रेस्टोरेंट स्पेशलाइज कर लिया, या मैक्सिकन फूड के लिए, या चाइनीज फूड के लिए, या कॉन्टिनेंटल फूड के लिए रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट को स्पेशलाइज कर दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेम आएगा कि किड्स एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है, अडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ये जो है जर्नल स्टोर से स्पेशलाइज स्टोर बनना चाहेगा। देन ही विल, जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद ही विल अगेन स्विच बैक टू द जर्नल स्टोर, वापस वैरायटी ऐड करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, वो वापस जर्नल स्टोर बनेगा। इसके अंदर कुछ कैटेगरी किलर्स भी आते हैं। कुछ कैटेगरी किलर्स क्या है, वो किसी एक मर्चेंडाइज के इतनी बड़ी अमाउंट में ऑफरिंग करते हैं कि उनके पास जो प्राइस बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो ये कस्टमर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो बिना कुछ खरीदे वहां से निकल पाए। तो इसीलिए कंपटीशन को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनको कैटेगरी किलर्स बोला गया। इन्हीं चीज को हम अगर अगली स्लाइड में डिस्कस करें तो इस थ्योरी को जर्नल स्पेसिफिक जर्नल थ्योरी भी बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले यू स्टार्ट एज ए जर्नल बिजनेस, देन यू स्विच टू द स्पेसिफिक रिटेल, देन अगेन स्विचिंग बैक टू जर्नल बिजनेस। तो retail accordion theory is a theory of retail institutional changes that suggest the retail institution go from outlets with wide assortments to specialized narrow line store merchants and then back again to the more general wide assortment institutions। ये पहले कुछ लिमिटेड ऑफरिंग्स होंगी, वाइड असॉर्टमेंट, पहले वाइड असॉर्टमेंट्स होंगी, फिर उसके बाद लिमिटेड ऑफरिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, देन दे अगेन विल गो बैक टू द वाइड असॉर्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, इसमें कहा गया है कि एक, जैसे पहले हम मीनिंग को पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन ऑपरेटर्स ऑफ सिमिलर फॉर्मेट्स और विद इन ब्रॉड रिटेलर कैटेगरीज। इसके अंदर क्या है, जो एक टाइप का काम कर रहे हैं, एक टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ ये हमेशा इश्यू रहेगा कि वो उनके बीच कंपटीशन होगा ही होगा। तो रिटेल इनोवेशन डज नॉट नेसेसरली रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल टू कस्टमर, इंस्टेड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर फॉर्मेट्स, और फॉर्मेट को डेवलप करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि ब्लेंडिंग ऑफ टू अपोजिट्स क्रिएट्स ए न्यू फॉर्मेट।
तो इसके अंदर दो अपोजिट चीजें मिलकर एक नया फॉर्मेट क्रिएट करती हैं। कैसे? देयर इज अ थीसिस तीन पार्ट्स में इसको बांटा गया है। थीसिस होगी इंडिविजुअल रिटेलर, थीसिस किन्हें बोला गया? इंडिविजुअल रिटेलर एज कॉर्नर शॉप ऑल अक्रॉस द कंट्री। अपनी कंट्री में आप देखेंगे पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री जो भी नुक्कड़ पे दुकान है, कॉर्नर शॉप्स हैं, उन्हें बोला जा सकता है थीसिस। एंटीथीसिस क्या है? जो इसके अपोजिट है, अ पोजीशन अपोजिट टू द थीसिस डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो इसको टैकल करने के लिए आई है मार्केट में। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकते हैं, डिस्काउंट स्टोर जो डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करते हैं, तो इन्हें एंटीथीसिस बोला जा सकता है। ये थीसिस को चैलेंज देना शुरू करेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इन दोनों के कॉम्पिटिशन से थीसिस प्लस एंटीथीसिस बिकम सिंथेसिस। सिंथेसिस, देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस, द रिजल्ट पोजीशन बिटवीन द थीसिस एंड एंटीथीसिस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आएगा सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट, जिन्हें सिंथेसिस बोला जाता है। दे आर द नेक्स्ट राउंड ऑफ एवोल्यूशन। इसी को अगली स्लाइड में डिस्कस कर रखा है कि थीसिस क्या हो सकते हैं। डिस्काउंट स्टोर है जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। एंटीथीसिस, इसको टैकल करने के लिए आए डिपार्टमेंटल स्टोर, और इन दोनों से मिलकर बने सिंथेसिस यानी डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर। थैंक यू।